हे हाय गुड मॉर्निंग ऑल। सो जो आज का लेक्चर रहेगा हमारा वो पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। सो विल सी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेकर लास्ट तक चीजें कैसे होती है, ईडीए क्या क्या होता है, अगर हमारे पास लेबल डेटा नहीं है तो हम लेबल डेटा कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ अप्रोचेस रह सकते हैं। ओके मतलब हम नंबर ऑफ चीजें फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें हमारे प्रोजेक्ट का पाइपलाइन पता ही है। पहले क्या होगा हमारा, उससे पहले होगा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहली चीज रहती है यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके तो अगर हमने सोचा कि हमें सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर प्रोजेक्ट करना है तो यहाँ पे हम मतलब एक प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन से वे से लिख सकते हैं। ओके तो मैं एक बताती हूँ कि हम यहाँ पे कौन से मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ट्राई आउट कर सकते हैं। ओके तो अगर कंसिडर करो कि आपका जो कस्टमर या फिर मैं कह सकती हूँ क्लाइंट है, वो लाइक जर्मन क्लाइंट है या फिर इटालियन क्लाइंट है, यूके का है, ऑस्ट्रेलिया का है या फिर और कोई कंट्री का है। ओके तो उनका एक प्रोडक्ट है जो लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब उसका सेलिंग है। ओके तो हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए कि उसको देखना है कि उनका जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में है उससे कितने लोग सेटिस्फाई है, कितने लोग सेटिस्फाई नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके क्लाइंट wants to get customers product or not. If not, then what is reason of that? ओके सो ये रीजन ऑफ दैट, इसको ही हम कह सकते हैं रूट कॉज एनालिसिस। ओके सो व्हाट यू थिंक कि ये जो मैंने अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है इसमें क्या क्या मतलब इसका ब्लॉक डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट कैसे हो सकता है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा सबको? Yes. Yes, ma'am. सो व्हाट यू थिंक इसका फ्लो चार्ट कैसे रहेगा, हम मतलब हम क्या क्या यहाँ पे कौन से अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। व्हाट यू थिंक, ब्रेनस्टॉर्म करो क्योंकि हम यहाँ पे ना बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के देखेंगे। सो ये मतलब क्यों कि आप भी आपका खुद का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना पाओ इसीलिए। ओके सो व्हाट यू थिंक इसका अप्रोच हम क्या क्या रख सकते हैं। लाइक सी कभी भी आप एक्चुअल प्रोजेक्ट भी करोगे ना तो आपके पास जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा तो आप लोग टीममेट्स मिलके डिसाइड करते हो कि ओके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए हमारे क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं। हम सारे अपने पॉसिबल वेज रखते हैं सामने। ओके सो व्हाट यू थिंक यहाँ पे क्या क्या अप्रोच होंगे, हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा यहाँ पे। First would be relevant data gathering, like customer feedback and all. ओके डेटा, सेटिस्फाई है कि नहीं इसके लिए हम हाँ हाँ गो अहेड। डेटा गैदर करने के बाद में उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। देन आफ्टर हमें एक न्यूमेरिकल प्रॉपर पैटर्न में हमें सेट करना पड़ेगा। एंड जो रिव्यूज पॉजिटिव रिव्यूज रहेंगे वो एक पर्टिकुलर कॉलम में एक सेट में रखने पड़ेंगे। जो नेगेटिव रिव्यूज रहेंगे
वो अनदर कॉलम में रखने पड़ेंगे। एंड बट अगर हमें पता ही नहीं कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है तो सेंटिमेंट एनालिसिस सेंटिमेंट एनालिसिस हम कर सकते हैं ना। सी हमने जो सेंटिमेंट एनालिसिस देखा था तो वहां हमारे पास लेबल डेटा था, ट्रेनिंग डेटा था, क्लस्टरिंग करेंगे। क्लस्टरिंग करेंगे। ओके ओके तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन से। सो व्हाट यू थिंक डेटा एक्सट्रैक्शन में हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे? जो हमने देखे थे ना वो मत बताइएगा, उसके अलावा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? Data shortage maybe, क्योंकि relevant data would be hard to get in this case. इस Okay. पर्टिकुलर इसमें तो डेटा आई थिंक क्लाइंट को ही देना पड़ेगा ना, बिकॉज ऐसा है कि उनका प्रोडक्ट है, उनके ऊपर उनको जो रिव्यूज आए हैं वो उनके डेटा सेट में होंगे, तो Okay. उनको शेयर करना पड़ेगा। ओके हाँ, तो क्लाइंट ही देगा डेटा। सो व्हाट यू थिंक क्लाइंट किस टाइप में डेटा दे सकता है यहाँ पे, कौन से? क्योंकि हम ऑब्वियसली अगर कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, सो ये तो हमें मतलब कस्टमर के रिव्यूज से ही समझ में आएगा। ओके सो व्हाट यू थिंक कि कस्टमर के रिव्यूज कौन से वे में आ सकते हैं? मतलब क्लाइंट को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए? रेटिंग्स और रिव्यूज दोनों भी ले सकते हैं। रेटिंग, रिव्यूज और sales data. ओके एनीथिंग एल्स? रिव्यूज एंड रेटिंग का पर्टिकुलर डेटा होगा उनके पास में, जिसको Okay. ये कैसे गैदर करेंगे वैसे? वो रिव्यूज और रेटिंग कैसे गैदर कर सकते हैं? ये गैदर करने के लिए कौन से वे होंगे रिव्यूज और रेटिंग के लिए? Web scraping एक होगा। हम्म, और क्या क्या अभी आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया तो आपके मतलब ये लेते हैं ऑब्वियसली सर्वे वगैरह होता है या फिर आप उसको रेटिंग देते हैं, तो आप कौन से वे में रेटिंग देते हो? गूगल फॉर्म वगैरह लेते हैं राइट, वो कस्टमर फीडबैक के लिए? यस मैम, हमें रिव्यूज एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लाइक where we posted our product on which site. From that site, we have to extract the particular reviews of that product. ओके ये भी हो सकता है। तो अभी ये डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा हमारा क्लाइंट? ऑब्वियसली क्लाइंट ही डेटा देने वाला है हमें, तो वो कैसे कैसे डेटा ले रहा है? पहले तो वो रिव्यूज के लिए एक कर सकता है कि वो फीडबैक फॉर्म्स वगैरह देगा कस्टमर को, एंड कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स ये करके देंगे, फिलअप करके। ओके दूसरा क्या हो सकता है कि उनका जो कस्टमर सपोर्ट ये होगा, ओके कस्टमर सपोर्ट टीम जो होगी वो इंडिविजुअली सारे लोगों को कॉल करेंगे। ओके मतलब अभी देखो आपने इवन कोई भी आप डिजिटल डिवाइस भी परचेस करते हो तो वो मॉल का या फिर अभी देखो क्रोमा में गए आप, रिलायंस डिजिटल में गए, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि 2-4 दिन के बाद या फिर एक मंथ के बाद आपको कॉल करेंगे और आपको पूछेंगे ओके सो आर यू लाइक हैप्पी विथ आवर सर्विस, और आपको मतलब कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है या नहीं। सो मतलब यहाँ पे ऑडियो फाइल्स भी हो सकती है, राइट? एम आई राइट और नॉट? Yes. यस मैम। ओके सो ऑडियो फाइल्स हो सकती है, फीडबैक फॉर्म्स रह सकते हैं, और वो सारा डेटा हमें हमारा क्लाइंट देगा। ओके ऑब्वियसली सेल्स डेटा, रेटिंग वगैरह वो सारी चीजें तो होंगी ही। ओके तो ये से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मतलब पहले तो मतलब हमारे पास पहले तो क्या आएगा, बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा। ओके तो हम क्लाइंट को कहेंगे ओके क्लाइंट ओके सो हमें इस टाइप का डेटा चाहिए। ओके तो डेटा मिलने के बाद हमें मतलब प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ओके कैसे डेटा को मर्ज करें, हाउ टू मर्ज द डेटा। ओके इसमें हम मतलब ये कर देते हैं कि ओके फीडबैक फॉर्म्स भी आ गए, रिव्यूज भी आ गए, रेटिंग भी आ गए, तो इसका कुछ तो हमने बना लिया और एक कॉलम, इसका कुछ बना लिया और एक कॉलम, फीडबैक फॉर्म्स से अलग डेटा आ रहा है, वेबसाइट से जो रिव्यू मिले उसका डेटा अलग आ रहा है, ऑडियो फाइल्स होगी वो अलग आ रहा है। सो वी हैव टू डिसाइड कि ओके कौन इसमें से कौन सा डेटा हमें लेना है या फिर कौन सा डेटा हमें मर्ज करना है। गॉट इट? यार तक समझा सबको?
सो ये डेटा एक्सट्रैक्शन, ओके। तो हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए देख रहे हैं, ओके। सो ओवरऑल हम पूरा मतलब जब पाइपलाइन एक एक चीजों के ऊपर जंप करेंगे ना, वो सारी चीजें देखेंगे। तो इसके अलावा आपको क्या क्या लगता है कि ओके डेटा एक्सट्रैक्शन हो गया हमारा, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद? क्लीनिंग, एनालिसिस, डेटा एनालाइज करना। या ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस या फिर इसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ओके। तो आपको ओके इसमें हम ईडीएम में क्या क्या करते हैं, अभी मशीन लर्निंग में, अभी मैंने पहले लेक्चर में बताया था मशीन लर्निंग के ईडीएम में क्या क्या होता है मशीन लर्निंग के। Finding null values, outliers. यस, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ओके ये तो होगा ही। ओके सो इस सबको इसकी डेफिनेशन पता है ना, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। Yes, ma'am. ओके सो ये चीज, ओके। सो व्हाट यू थिंक एनएलपी के डेटा में क्या क्या ईडी हो सकता है एनएलपी के डेटा में? टेक्स्ट डेटा के बारे में हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो टेक्स्ट डेटा में क्या क्या हो सकता है? फॉर्म ऑफ डेटा, फॉर्म ऑफ डेटा सारे डेटा का ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होगा ना, यहाँ पे हम टेक्स्ट डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा था n ग्राम्स, देखा था राइट? तो हम सारे n ग्राम्स को विजुलाइज करेंगे कि ओके कौन से n ग्राम्स ज्यादा मतलब रिपीटिवली आ रहे हैं, या फिर और हमने कल की फ्रेज एक्सट्रैक्शन देखा था। सो हम की फ्रेजेस एक्सट्रैक्शन मतलब की फ्रेजेस निकाल के भी देखेंगे, ओके कौन से की फ्रेजेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ओके सो टू अंडरस्टैंड द डेटा, ओके। तो उससे हमें क्या होगा कि ओके हम क्या करेंगे, निगेटिव फीडबैक में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। अभी देखो ऑब्वियसली पॉजिटिव फीडबैक होगा तो वहां पे ऐसे वर्ड्स आएंगे, हेल्पफुल, सर्विस वाज ग्रेट, ऑसम सर्विस, पीपल आर रियली सपोर्टिव, ऐसे वर्ड्स आएंगे, ओके। तो यहाँ पे एनएलपी के ईडीएम में हम क्या करेंगे, एक तो एन ग्राम का विजुअलाइजेशन, उसके बाद की फ्रेजेस निकालेंगे और वो भी देखेंगे कि कैसे कैसे की फ्रेजेस आ रहे हैं हमारे डेटा में, ओके। इसके बाद और एक चीज रहती है एनएलपी के विजुअलाइजेशन में, उसको कहते हैं वर्ड क्लाउड, ओके। तो वर्ड क्लाउड इज नथिंग बट ऐसे ना एक ये रहता है, बॉक्स रहेगा और उसमें क्या क्या रहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड मेरे डेटा में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मतलब उसका काउंट अगर सबसे ज्यादा है, अगर हेल्पफुल ये वर्ड सबसे ज्यादा है तो उसका ना ऐसे फॉन्ट सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद कोई एक वर्ड आ रहा है जिसका काउंट ये पर्टिकुलर वर्ड से कम है, मतलब गुड, तो उसका फॉन्ट कम होगा। उसके बाद अगर इससे और कोई वर्ड है जो इससे मतलब इसका काउंट उससे भी कम है तो उसका फॉन्ट और कम हो जाता है। जस्ट जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली कैसे रहता है, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो। वर्ड क्लाउड, सी दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्टार वॉर्स फिल्म सीरीज। तो जिसका जिसका फॉन्ट ज्यादा है ना, व्हाट इट मीन कि हमारे सॉरी डेटा में इसका काउंट सबसे ज्यादा है, ये वर्ड्स रिपीटिवली आ रहे हैं, ओके इनका काउंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद एपिसोड सिक्वल, इनका काउंट इन वर्ड से थोड़ा कम होगा, ओके। सो दिस इज हाउ वर्ड क्लाउड लुक्स। जब हम क्लाइंट को वगैरह प्रेजेंट करते हैं ना, सो ऐसे ही विजुअलाइज मतलब उनको दिखाते हैं पीपीटी में, ओके हमारे डेटा में इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें, ओके। ये समझा वर्ड क्लाउड सबको? यस। ओके सो
तो मेनली यही हम विजुअलाइज करते हैं हमारे एनएलपी में। ओके सो ओके और क्या चीज है जो आप मतलब ऑब्जर्व कर पाओगे ईडीए में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए? ओके ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रीड करो और व्हाट यू थिंक के डेटा में से क्या क्या इनसाइट्स हमें मिल सकते हैं। ओके हमारे पास फीडबैक्स आ रहे हैं। ओके तो व्हाट यू थिंक के क्या क्या हो सकता है इसमें? Positive feedback, negative feedback, and average feedback. Medium. न्यूट्रल। ओके ओके एनीथिंग एल्स? रीजन मिलेगा why it is positive and why it is negative. ओके ओके और क्या? मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था क्या हमारा क्लाइंट है जर्मन क्लाइंट है या फिर कोई दुबई से क्लाइंट है और किसी कंट्री से क्लाइंट है। ओके तो मैंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था। सो व्हाट यू थिंक कि इसका मतलब मैं ये मेंशन क्यों करी हूँ? लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज दूसरी अपना ये तो पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ हमारे रिव्यूज आ रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो। ओके तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके तो हम पहले क्या करेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट करने सॉल्व करने के लिए जो कुछ अप्रोचेस रहते हैं वो एक फ्लो चार्ट बना के रख देंगे एंड देन वी विल अगेन ट्राई टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम एक एंड टू एंड बना के देखेंगे। ओके तो अभी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ऑब्वियसली पहली चीज तो होगी हमारी डेटा एक्सट्रैक्शन की। ओके उसके बाद होगा इसके ऊपर ईडीए। ओके ईडीए से हमें समझ में आ जाएगा। ओके अगर ईडीए में कहीं पे ऐसे दिख रहा है कि पर्टिकुलर अलग लैंग्वेजेस में वर्ड्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे ईडीए करने से पहले हम क्या करेंगे जस्ट ओके ईडीए करने से पहले हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे लैंग्वेज डिटेक्ट करेंगे और वो लैंग्वेज को करेंगे ट्रांसलेट। ओके ट्रांसलेट करने के बाद अभी हमारे पास जो कुछ रिव्यू आएंगे एक सिंगल लैंग्वेज में होंगे। ओके अगर इनिशियली देखोगे बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस में आ रहे हैं तो वो सारे एक पर्टिकुलर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है तो इंग्लिश में सारे रिव्यूज हम ट्रांसलेट करेंगे। देन वी विल जम्प टू द ईडीएस सेक्शन। ओके तो ईडीएस से समझ में आ जाएगा कि ओके कौन से वर्ड आ रहे हैं या फिर क्या कहना चाह रहा है हमारा डेटा। ओके इसके बाद होगा इसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग। ओके व्हाट यू थिंक कि ईडीए के बीच में हम अभी देखो हमने क्या किया यानी ग्राम्स देखे की फ्रेजेस देखे वर्ड क्लाउड देखा। सो व्हाट यू थिंक कि ईडीए में हम और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? मैंने प्री प्रोसेसिंग के ऊपर जंप की और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि ईडीए में हम और कुछ तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो क्या हो सकता है इसमें? क्या क्या रहता है प्री प्रोसेसिंग में? प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या करते हैं हम? टोकनाइजेशन ओके स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। यस तो स्टॉप वर्ड्स रिमूवल में हमने दो चीजें देखी थी। एक तो हमारे लैंग्वेज के रिलेटेड दूसरा था डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड्स। ओके तो हमने लैंग्वेज के रिलेटेड स्टॉप वर्ड कैसे मतलब होते हैं वो सारे एक लिस्ट में हमें मिल गए थे स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स और उसके अंदर हमने डाला था इंग्लिश तो हमें एक स्टॉप वर्ड की लिस्ट मिल गई थी। बट व्हाट अबाउट डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड्स वो कैसे निकालेंगे हम? सो व्हेन वी आर डूइंग ईडीए तो वहां पे हमें मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड्स दिखते हैं। ओके एंड विजुअलाइज करने के बाद वी कैन मतलब हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ओके हमारे डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड जो रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे वो हम यहाँ पे ईडीए में डिसाइड कर सकते हैं।
गॉट इट? यहाँ तक समझा सबको मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे? Yes, ma'am. ओके, तो प्री प्रोसेसिंग किया हमने। प्री प्रोसेसिंग के बाद में मतलब हमने किया, प्री प्रोसेसिंग में जो सारी स्टेप्स होती है वो सारी चीजें हमने की। उसके बाद हमने किया फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में हम मेनली क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पीसीए भी इम्प्लीमेंट करते हैं हम, कि हमें डायमेंशन अभी मतलब कम करने हैं, डायमेंशन रिडक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें समझा कि हमारे पास टारगेट कॉलम नहीं है, या फिर जो हमारा टारगेट रहता है वही नहीं है। इनिशियली हमने जो सेंटिमेंट एनालिसिस किया था, तो वो एक क्लीन मतलब डेटा था। उसमें एक कॉलम था टेक्स्ट और दूसरा था लेबल। ओके, अगर यहाँ पे हमें समझा कि नहीं हमारे पास मतलब टारगेट कॉलम नहीं है, सो व्हाट विल बी द वेज टू क्रिएट टारगेट कॉलम? टारगेट कॉलम बनाने के लिए क्या क्या वे हो सकते हैं यहाँ पे? कौन से वे से हम बना सकते हैं टारगेट कॉलम? क्लस्टरिंग हो सकता है। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ आपने इससे पहले अभी कैसे किया है क्या, कि अगर आपके पास टारगेट कॉलम नहीं है तो आपने टारगेट कॉलम बनाया है किसी और कॉलम से? ऐसे किया है कभी? नहीं। क्रिएटिंग मतलब वेट, जस्ट लेट मी टेल यू, क्रिएटिंग टारगेट कॉलम with help of other columns and data in data set। मतलब अभी देखो, कंसिडर करो कि हमारे डेटा सेट में है, एक है रिव्यू, ठीक है, और दूसरे है कोई रेटिंग वगैरह दे रहे, इट इज और ऐसे हो सकता है कि रेटिंग लाइज बिटवीन 1 to 10। ओके, तो हमें बनाना है हमारा टारगेट कॉलम। तो रेटिंग कॉलम से हम टारगेट कॉलम बना सकते हैं क्या? yes बना Yes, yes. सिंपली हम यहाँ पे कहेंगे अगर 1 to 3 होगा सो इट मीन्स निगेटिव रेटिंग है। मैम 3 रिव्यू to रहेगा 6 ना टारगेट कॉलम? नहीं नहीं, नो नो नो, यू आर नॉट गेटिंग। टारगेट कॉलम रिव्यू कैसे रहेगा? रिव्यू हमारा टेक्स्ट डेटा है ना, वो इनपुट डेटा रहेगा हमारा। हम यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा बना रहे हैं हमारा। ओके, मतलब टारगेट कॉलम बना रहे हैं, राइट? ओके ओके, सो 3 to 6 मतलब क्या होगा? कोई न्यूट्रल। ओके, मतलब कि वो बंदे का कहना है कि न्यूट्रल रिव्यू है उसका। ओके, अगर 6 से ज्यादा होगा इट मीन्स पॉजिटिव रिव्यू है। ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज क्लस्टरिंग की। ओके ओके, सो क्लस्टरिंग में आपने कौन से क्लस्टरिंग सीखे हैं? के मीन्स K-means देखा होगा। clustering. ओके, Yes. और कोई सीखा है? No. ओके, सो मैं थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ यहाँ पे कि और कौन से क्लस्टरिंग रहते हैं। Yeah. सॉरी, आई डिडंट गेट यू। हायरार्किकल एंड डेबी स्कैन। या ओके, हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होता है? किसी को पता है हायरार्किकल में क्या होता है? डेंडोग्राम क्रिएट होते हैं ना मैम? ओके, डेंडोग्राम्स, बट हायरार्किकल के 2 टाइप्स रहते हैं ना? कौन से? ओके, लेट मी टेल यू। आपको पता होगा बट मतलब पट से याद नहीं आती ये चीजें। एक रहते हैं एग्लोमेरेटिव, और दूसरा रहता है डीवीसी। ओके, एग्लोमेरेटिव मतलब क्या होता है? देखो कि हम पूरे मतलब हर एक, अगर हमारे पास 4 डेटा पॉइंट है तो हम उनको कहते हैं ओके ये डेटा पॉइंट एक क्लस्टर में, इसका क्लस्टर एक अलग अलग खुद का है, इसका कोई और क्लस्टर है, इसका कोई और क्लस्टर है, इसका कोई और क्लस्टर है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं एग्लोमेरेटिव अप्रोच में,
हम ये क्लस्टर का और ये क्लस्टर का डिस्टेंस देखते हैं और फिर जिस मतलब वेट लेट मी टेल यू, मैं थोड़ा ब्रीफली बताती हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में क्या सोचते हैं कि सारे जितने डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, वो सारे खुद के एक क्लस्टर्स में मतलब रिलाई करते हैं। अगर कंसिडर करो हमारे यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट्स है, ओके, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ यहाँ पे बस, ओके, 5 डेटा पॉइंट है। सो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्या सोचता है कि हमारे पास है 5 क्लस्टर्स इनिशियल लेवल, ओके। उसके बाद वो क्या करेगा, अभी मेरे पास है 1 2 3 4 5, ओके, ये 5 पॉइंट के 5 खुद के क्लस्टर्स है। तो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्या करता है, हर एक पॉइंट का दूसरे क्लस्टर के साथ कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करता है, ओके। अभी देखो ये वाला पॉइंट मैं सबको नाम देती हूँ, बी सी डी ई, ओके। सो यू कैन सी यहाँ पे ए और ई में सबसे कम डिस्टेंस है, ओके, वो क्लोज है। तो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्या करता है, उनको बना देता है एक क्लस्टर, इसको कहूंगी मैं ए ई, ओके। ए ई हो गया, उसके बाद बाकी कौन से है, बी है, सी है और डी है, ओके। उसके बाद वो वापस से क्या करता है, सारे क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस चेक करता है। यहाँ पे देखो इसके और इसके बीच में चेक करेगा, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, और जिन क्लस्टर के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है उसको वो वापस से मर्ज कर देगा। अभी देखो सबसे कम यहाँ पे डिस्टेंस किसके बीच में दिख रहा है, बी और सी के, ओके। तो वो बी और सी को एक नया क्लस्टर बना देगा, ओके। तो अभी देखो हमारे पास कितने क्लस्टर बन गए, एक है ए ई, दूसरा है बी सी और अभी डी बाकी है। तो अभी और वो और एक बार चेक करेगा, ओके, डी और इसके बीच में कौन सा ये है, मतलब कितना कम डिस्टेंस है। तो अगर बी और बी सी और डी के बीच में कम डिस्टेंस होगा तो वो ऐसे कर देगा, ए सी बी सी, ओके। और फाइनली ये ऐसे कुछ तो बना देगा, ओके। मतलब फाइनली हमारे पास ऐसे 2 क्लस्टर्स आ जाएंगे। गॉट इट, ये समझा सबको एग्लोमेरेटिव अप्रोच? यस मैम। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? एनीवन? क्लस्टर के नियरेस्ट डेटा पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेगा ना मैम? यस यस यस, और जो सबसे क्लोज होगा उसको अपने मतलब क्लस्टर में वो मर्ज कर देगा। फर्स्ट क्लस्टर किस बेस पे बनाएगा वो इनिशियली? इनिशियली जिन, अभी देखो ना यहाँ पे हमारे पास है 5 डेटा पॉइंट, ओके। तो जिन डेटा पॉइंट में सबसे कम डिस्टेंस है उसको वो एक क्लस्टर बना देता है, ओके। मतलब इतने सारे पॉइंट्स है बट इन दोनों में ही सबसे कम डिस्टेंस है, तो उसके वजह से ऐसे अगर ई और डी में अगर कम डिस्टेंस होता तो ई और डी को उसने मर्ज किया रहता, बट यहाँ पे ए और ई में सबसे कम डिस्टेंस है तो इसके वजह से उसने ए और ई को मर्ज कर दिया। तो इस केस में हम लोग डेटा पॉइंट्स रेटिंग कंसीडर कर रहे हैं, राइट? डेटा पॉइंट रेटिंग, नो 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 नो, यू गाइस आर कंफ्यूजिंग। वहां पे हम, ओके, लेट मी टेल यू, नहीं, डेटा के पर्सपेक्टिव से बताऊं ना, मतलब ऐसे तो समझा ओके। मतलब जो ये डेटा समझा जो ना है। कि डेटा के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या, देखो हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट डेटा रहता है उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, ओके, विद हेल्प ऑफ काउंटेक्टराइजर और TF-IDF, ओके। और ये जो डेटा होगा हमारा टेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर्मेट होगा, उसको हम देखेंगे कि उसमें कैसा, मतलब अभी देखो ये है मेरा डॉक्यूमेंट 1 का डेटा पॉइंट, ये है मेरा डॉक्यूमेंट 2 का डेटा पॉइंट, मतलब हम टेक्स्ट डेटा को क्लस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। हम इसको नहीं, रेटिंग को नहीं देख रहे, और इसको करेंगे हम मर्ज, अच्छा अच्छा टेक्स्ट का अच्छा, जो तो हम लोग न्यूमेरिकल वो फॉर्मेट, TF-IDF करके फिर वेक्टराइज करके फिर उसको, हाँ तो वो हाँ डेटा पॉइंट्स प्रॉपर आ जाएंगे ना वो। यस यस यस, क्योंकि क्योंकि ये हमारा मतलब लेबल डेटा नहीं है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हमारे पास एक ही कॉलम होगा रिव्यू का, टेक्स्ट का, ओके, तो हमें बनाना है टारगेट कॉलम, ओके। सो उसके लिए ही मैंने आपको 2-3 वे बताया कि एक था हमारा कौन सा, क्लस्टरिंग का, और दूसरा क्रिएटिंग अ टारगेट कॉलम विद द हेल्प ऑफ द अदर कॉलम्स इन द डेटा सेट।
ओके सो मैम आखिरी में 2 ही क्लस्टर रहेंगे क्या? नहीं ऐसे कुछ नहीं, हम नंबर देते हैं ना वहाँ पे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं पैरामीटर ट्यूनिंग, यहाँ पे पैरामीटर जो कुछ बेस्ट ये रहेंगे ना। just a minute. Sorry. शिलर्ड स्कोर पता है ना सबको, केमिन्स में या फिर हायरार्की क्लस्टरिंग में, कि क्लस्टर्स ma'am. कितने अच्छे बने हैं वो देखने के लिए हम ये करते हैं। ओके तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं टू डिसाइड नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ओके वो हम आगे जाके, आज सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, क्लस्टरिंग भी देखेंगे। सो तो पहले हम देखते हैं एग्लोमेरेटिव अप्रोच, समझा सबको? Anyone have any doubt in agglomerative approach? क्लियर है सबको? Yes. ओके डीवीसी अप्रोच क्या रहता है, देखो ये क्या करेगा कि सारे जो डेटा पॉइंट्स है, अभी ये हमारे पास 5 डेटा पॉइंट है, तो ये कंसिडर क्या करता है, पांचों के पांचों एक ही क्लस्टर में लाए करते हैं। मतलब देखो ये और ये क्या करेगा इंटरनली, अभी देखो पहले ये सारे एक ही इसमें लाए कर रहे थे, और ये क्या करेगा इंटरनली, अभी इनके ये जो पॉइंट्स है उनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ओके और जो सबसे क्लोज आ रहे हैं उसको वो डिवाइड कर देगा। मतलब यहाँ पे देखो अगर ये दोनों पॉइंट सबसे क्लोज है, ओके तो यहाँ पे ये पहले इनिशियली रहेगा हमारा एक ही क्लस्टर सारे डेटा पॉइंट के लिए, उसके बाद बन जाएंगे हमारे 2 क्लस्टर्स। ओके इसमें रहेंगे 3। ओके उसके बाद वापस से हम चेक करेंगे कि ये क्लस्टर से कौन सा पॉइंट सबसे क्लोज है। अगर अभी देखो ये वाला होगा तो फिर ये इसमें मर्ज हो जाएगा, या फिर अगर इसमें सबसे कम डिस्टेंस है इंटरनली, ओके तो फिर यहाँ पे देखो ये इसमें आ गए और ये एक सिंगल क्लस्टर हो गया और ये दोनों एक दूसरे क्लस्टर्स हो गए। मतलब डिविजिव क्या करता है, पहले होगा पहला एक पूरा क्लस्टर होगा, एक मतलब सारे डेटा पॉइंट एक ही क्लस्टर में लाए करेंगे, और इंटरनली वो डिस्टेंस चेक करता है एक दूसरे के बीच में, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वो हमारे एक पूरे क्लस्टर को डिवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिविजिव अप्रोच। ये समझा क्या सबको? डिविजिव अप्रोच मैम या ये नहीं? डिस्टेंस कैसे मतलब ये बेस क्या रखेगा, ये इतना डिस्टेंस है मतलब पास है, इतना डिस्टेंस है मतलब दूर है, ये कैसे रहेगा? नहीं ऐसे थ्रेशोल्ड नहीं रहता। अभी सिंपल सी चीज है ना, अभी 2 पॉइंट्स अगर क्लोज है एक दूसरे के, ओके सो इट मींस दैट दे लाई इन सेम क्लस्टर। ऐसे कुछ थ्रेशोल्ड नहीं रहता क्योंकि इतना क्लोज होगा तभी मतलब एक क्लस्टर में लाया करेंगे। ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस बहुत कम है एक दूसरे के बीच में, सो दे आर लाइंग इन द सेम क्लस्टर। मशीन को आपका कैसे समझेगा कि ये पास है और ये दूर है? यूक्लिडियन डिस्टेंस पता है ना? यूक्लिडियन डिस्टेंस अपना महालोबलिस डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस है। यस मैम। Okay, so with the help of this distances it will say that कि okay ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा क्लोज है तो these lies in the same cluster। ओके मतलब अगर आपने डेंडोग्राम देखा तो फिर एग्लोमरेटिव क्या करता है, देखो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स है तो ये इसका अप्रोच कुछ ऐसे रहता है। ओके सो मतलब क्या करता है वह वो कि पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो वो एक ही क्लस्टर में लाए करेंगे, और तीसरे पॉइंट मतलब सारे पॉइंट से चेक करेंगे, और जो कोई और क्लोज आएंगे उसको वो वापस से अपने ही क्लस्टर में मर्ज कर देता है। मतलब ये 3 पॉइंट्स लाए करेंगे एक ही क्लस्टर में, और चेक करेगा कि ओके
और कोई पॉइंट क्लोज है क्या? अगर होगा तो वो और इसमें मर्ज कर देगा और इन चारों का एक ही क्लस्टर बन जाएगा। दिस इज हाउ एग्लोमरेटिव वर्क्स। बट हमारा डिवीसिव अप्रोच क्या करता है? स्टार्टिंग में होगा एक ही हमारा क्लस्टर, मतलब सारे, उसको हम करेंगे डिवाइड। इसका मैं डेंडोग्राम नहीं बना सकती, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ डेंडोग्राम फॉर दिस। बट ये क्या करता है कि सारे पॉइंट्स को डिवाइड करता है। पहले ये एक होगा, उसके बाद उसके बन जाएंगे और दो कुछ, और ये तीन। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये दो हो जाए और इसका एक बन जाए और इसके तीन बन जाए, समथिंग लाइक दिस। और हम डिसाइड करते हैं कि कितने क्लस्टर्स होंगे, उसके हिसाब से वो हमें क्लस्टर्स बना के दे देता है। गॉट इट? तो अभी बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी ओके हमने क्लस्टर्स तो बना लिए, ओके हमने समझा कि कौन से क्लस्टरिंग के टाइप्स रहते हैं। बट कैसे अंडरस्टैंड करें कि ओके ये पर्टिकुलर जो क्लस्टर है हमारे पास वो अच्छा है या नहीं? ओके इसने अच्छे से डिवाइड करके दिया है डेटा या नहीं? तो उसके लिए आपके पास वो रहता है व्हाट इज कॉल्ड शिलर्ट स्कोर। Just a moment. ओके शिलर स्कोर के बारे में किसी को कुछ पता है? इसकी वैल्यू किस मतलब कौन से इसमें लाई करती है? -1 to +1. -1 to 1. 2 + 1। ओके तो शिलर्ट स्कोर कैसे निकालते हैं, पता है क्या सबको? No, ma'am. कैसे निकलते हैं? No. दो Okay. clusters रहता है, like it considers two clusters, and then find the distance of a particular point from the clusters to into the another clusters, and then and from one cluster it finds all the distance of the points, Okay. और and then there is a formula for that Sillaid score. If we have find out the distance from of the points between the points of one cluster and the distance from another clusters, data points from another cluster to the first cluster, that calculates two values, and using that two values there is a formula for that Sillaid score, I think so. स्केलर स्कोर के लिए फॉर्मूला है b - a मैक्स ऑफ a, b। ओके ये है हमारा शिलर्ट स्कोर का फॉर्मूला। ओके बट कैसे रहता है पता है क्या? शिलर्ट स्कोर पहले, शिलर्ट स्कोर निकालने के पहले हम शिलर्ट कोएफिशिएंट निकालते हैं। कोएफिशिएंट इन द सेंस, अभी देखो ये है हमारे पास 3 क्लस्टर्स, ओके और मेरे हर एक क्लस्टर में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ पॉइंट है, इसके बाद ये और कोई तो पॉइंट है। ओके तो हम हर एक पॉइंट के लिए शिलॉइड कोएफिशिएंट निकालते हैं। ओके इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे। ओके तो ये पॉइंट कैसे निकलते देखो, तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं ए की, उसके बाद वैल्यू निकालते हैं बी की। ओके तो वो कंसिडर करो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए शिलॉइड कोएफिशिएंट निकाल रही हूँ। ओके तो पहले मैं निकालूंगी वैल्यू ए। वैल्यू ए कैसे निकालते हैं? ये क्या करता है, इंटरनली सारे पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो देखता है। ओके ये पर्टिकुलर पॉइंट का सारे जो क्लस्टर्स में दूसरे पॉइंट है उसमें कितना डिस्टेंस है ये चेक करेगा और उसके बाद उसका लेगा एवरेज।
ओके अगर कंसिडर करो, वेट, मैं पर्टिकुलर ए के लिए बताती हूँ कि अभी ये मेरा क्लस्टर है। ओके ये है मेरा ए, ये बी है, ये सी, ये डी। ओके तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस, ये निकालेंगे डिस्टेंस। ये कुछ तो आएगा 3,4,5 6 ऐसे कुछ तो आया। सॉरी 3 ही डिस्टेंस आएंगे ना यहाँ पे, सॉरी। ओके 3 4 5 ऐसे कुछ तो आया। ओके तो इसका हम निकालेंगे मीन, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3, और जो कुछ वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज ए। ए समझा सबको? ए कैसे निकालते हैं या नहीं समझा? यस। ओके ए निकालने के बाद देखो अभी बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बी की वैल्यू मतलब बहुत सारे वैल्यूज रह सकते हैं बी के। मतलब अभी देखो अगर मेरे पास एक ही क्लस्टर है तो फिर एक ही बी की वैल्यू रहेगी, बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, मतलब 2 क्लस्टर्स है, 3 क्लस्टर्स है, तो बी की वैल्यू 2 3 रह सकती है। ओके अभी देखो ये मेरा क्लस्टर है, अभी ये पर्टिकुलर क्लस्टर का मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही बी की वैल्यू निकालनी है। ओके तो ये मेरे पास और एक क्लस्टर है, ये मेरे पास और एक क्लस्टर है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे ए का, मैं दूसरा कोई कलर ले लेती हूँ यहाँ पे। ए का ये पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ये ए का ए पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ए का ये पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, इससे कितना डिस्टेंस है, और इससे कितना डिस्टेंस है। ऐसे हम ये पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे एक क्लस्टर में से क्लस्टर के पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है ये चेक करते हैं। ओके तो अभी बी की वैल्यू कैसे आएगी देखो यहाँ पे, ये पर्टिकुलर क्लस्टर के लिए तो मैं इसको कहती हूँ B1 कहती हूँ। ओके क्योंकि ये और एक क्लस्टर है हमारा। तो B1 की वैल्यू कैसे आएगी देखो, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू आ रही है कुछ 4 3 2 6 7। ओके 4 + 3 + 2 + 6 डिवाइडेड बाय 4, मतलब इसका निकलेगा मीन। ओके इससे हमें मिलेगा B1। यहाँ तक समझा क्या सबको कि B1 कैसे निकलता है? गाइस समझ में आ रहा है क्या, ऊपर ऊपर से जा रहा है? समझ रहा हूँ। ओके तो अभी अगर एक क्लस्टर हुआ तो मेरे पास बी की वैल्यू एक ही आएगी, बट अगर मेरे पास मल्टीपल क्लस्टर्स रहेंगे, ओके अगर मेरे पास समझो कि टोटल 3 क्लस्टर्स है, तो फिर ऑब्वियसली मेरे पर्टिकुलर एक डेटा पॉइंट के लिए मेरे पास 2 बी की वैल्यूज आए। ओके तो अभी देखो मेरे पास और एक क्लस्टर है और उसमें और ऐसे और कोई डेटा पॉइंट्स है मेरे, तो फिर मैं वापस से क्या करूंगी, ए का इसमें ये डेटा पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है, इसमें कितना डिस्टेंस है, ये इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, चेक करूंगी। और मैं यहाँ पे और एक वैल्यू वैल्यू निकालूंगी मेरी B2 की। वो भी कुछ ऐसे अगर आया 7 + 2 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4, और जो कोई वैल्यू आएगी दैट विल बी माय B2 की वैल्यू। ओके तो अगर मुझे फाइनल वैल्यू निकालना है B का, दैट विल बी मिनिमम ऑफ B1, B2। B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू जो कोई मिनिमम होगा दैट विल बी माय B वैल्यू। गॉट इट? B की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सो ये निकालने के बाद A और B हम निकालते हैं। यस मैम वहाँ पे हमने 5 पॉइंट लिए तो यहाँ पे आपने 4 लिए, तो वो 4 रहता है कि एक कम हो जाता है? ऐसे कुछ नहीं, क्लस्टर में कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, जो सिमिलर है वो एक क्लस्टर में आ गए। नहीं, जैसे अपने पर्टिकुलर आपने जो लिया है उसमें 5 लिए है और यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए 4 लिए है दो। ऐसे That's कुछ right. नहीं, ऐसे Okay, ऐसे okay. कुछ नहीं, जितने वो क्लस्टर में जितने पॉइंट्स आएंगे उतने सारे ले सकते हैं ना हम। मैम वो हर एक पॉइंट के लिए जो एक क्लस्टर लिया, पहला जो क्लस्टर लिया है उसके हर एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही कैलकुलेट करेगा?
नहीं नहीं, सारे क्लस्टर में जितने डेटा पॉइंट्स है ना उतने सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। अभी देखो ए ये पॉइंट के लिए वो सारे निकालेगा, बी ये पॉइंट के लिए सारे इसमें निकालेगा, सबके लिए एक सीलॉइड कोएफिशिएंट निकलेगा। ओके। मैम जैसे केमिस्ट में हम लोग सेंट्रोइड निकालते हैं, फिर सेंट्रोइड से ही डिस्टेंस निकालते हैं, राइट? हाँ हाँ, तो अभी यहाँ पे वह आपने जो ए लिया, तो ए में से जितने भी है, जो अगर आपने 5 पॉइंट लिखे हैं, तो 5 पॉइंट में से सबके साथ वो पेयरिंग होगा सबके साथ या वो बस एक? पेयरिंग होगा। ओके। नहीं नहीं नहीं, सबके साथ पेयरिंग होगा और उसका हाँ हम हाँ, एवरेज निकालते हैं, मतलब मीन निकालते हैं ए पॉइंट के लिए। ओके ओके। अगर दूसरा कोई क्लस्टर हमने लिया, बी से स्टार्ट किया, तो बी में से अगर निकालना है तो भी वही करेंगे? नहीं, मुझे नहीं मीन्स समझा आप क्या कहना चाह रहे हमेशा हो। अभी आपने कैसे किया, ए से ही बी बी के साथ निकाला ना? हाँ हाँ अगर हाँ, अगर मल्टीपल है, सपोज ए बी सी डी है, तो हमेशा ए से ही निकालना है क्या? Means नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ है? जितने नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने एक सिंगल पॉइंट के लिए आपको एग्जांपल दिया। बी अच्छा, के लिए भी शीलॉइड कोएफिशिएंट निकलेगा, सी के लिए भी ओके वैसे ही निकलेगा वापस से। बी क्या करेगा, ए से डिस्टेंस देखेगा, बी से सी तक का, डी तक का, ये हाँ, सारे डिस्टेंस निकाल के वो ए की वैल्यू कैलकुलेट करेगा बी ये पॉइंट के लिए। उसके बाद ओके। वही वो सारे क्लस्टर से डिस्टेंस देखेगा और B1 B2 जितने भी क्लस्टर्स होंगे उतनी वैल्यू निकालेगा। Yes, we have to repeat this process for all clusters. All clusters and the Yes, all yes, data points that we have. yes, yes. अभी आया Okay, समझ। थैंक यू मैम। yeah. So उसके बाद फाइनल शिलर्ट स्कोर निकलता है हमारा, that is B minus A divided by max of A comma B, और ये रहता है हमारा शिलर्ट स्कोर। ओके, एंड दिस पॉइंट, ये स्कोर जो रहता है इट लाइज बिटवीन -1 to +1, और जितना ये क्लोज होगा +1 के, इट मीन्स दैट कि ये हमारा क्लस्टर अच्छे से बना है। ओके, अभी देखो, ओके, मैं और एक चीज बताती हूँ कि कैसे रहता है कि ये जो ए और बी, ए को क्या कहते हैं, कोएजन, इसको कहते हैं सेपरेशन। ओके, कोएजन मतलब क्या, ए की वैल्यू आपको क्या लगता है, ए की वैल्यू कम रहनी चाहिए या ज्यादा रहनी चाहिए, ए की वैल्यू? ए क्या है, देखो अभी पहले हमारा ए क्या है, हम एक ही क्लस्टर में से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस चेक करते हैं। ओके, कम रहनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए? कम रहनी कम चाहिए। ही। कब रहनी चाहिए ओके, ना? तो हाँ ये कम रहनी चाहिए क्योंकि हम एक ही क्लस्टर में, ऑब्वियसली मतलब वो पॉइंट्स क्लोज रहने चाहिए एक दूसरे के, इट मीन्स दैट वो क्लस्टर अच्छे से बना है। ओके, सो ए की वैल्यू कम रहनी चाहिए और सेपरेशन मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा रहनी चाहिए, इट मीन्स दैट ये जो हमारे दो क्लस्टर्स बने हैं इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस रहना चाहिए। ओके, सो इट शुड बी मिनिमम, इट शुड बी मैक्सिमम। ओके, तो ये था हमारा शिलर्ट स्कोर। ये क्यों यूज करते हैं हम, टू अंडरस्टैंड क्योंकि हमने जो क्लस्टर्स बनाए हैं वो अच्छे से बने हैं या नहीं बने हैं। मैम हर एक डेटा पॉइंट के लिए शिलर स्कोर भी अलग अलग रहेगा ना? हर एक पॉइंट के लिए, और उससे हम ना हाँ, शिलर्ट स्कोर अलग अलग रहेगा, बट फाइनल जो स्कोर रहता है ना, इट इज जस्ट ओवरऑल, मतलब सबका एवरेज निकाल के ही एक फाइनल स्कोर निकलता है -1 to +1 के बीच में। और इससे भी अगर हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि क्लस्टर कैसे बना है, ओके, क्लस्टर अच्छे से बना है या नहीं बना है, सो फॉर दैट वी हैव, वेट, हमारे पास एक लाइब्रेरी है येलो ब्रिक्स करके। ओके, इसमें है, सिलॉइड का स्पेलिंग क्या है, ओके, शिलॉइड विजुअलाइजर है एक, वो क्या करता है अगर हमने बनाए, मैं वेट, मैं ना ये आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी, यहाँ पे आपको नहीं समझेगा ये। ओके, एनीवेज शिलर्ट स्कोर समझा सबको, मतलब ये सारी चीजें समझी, हायरार्की क्लस्टरिंग में क्या क्या होता है, शिलर्ट स्कोर वगैरह। यस। ओके,
तो अभी देखो कि हमने क्लस्टरिंग कर लिया और हमारा टारगेट कॉलम भी मिल गया। ओके, हमने क्लस्टरिंग से हमारा डेटा क्लासिफाई कर दिया और उसकी हमने वैल्यूज डिसाइड कर ली। ओके, तो फिर तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ट्रेनिंग डेटा हमें मिल गया है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे ट्रेनिंग डेटा मिलने के बाद? स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिटिंग तो इनिशियली कर लेंगे ना। नहीं, तो उससे ना स्प्लिटिंग का जो टेस्टिंग डेटा रहेगा उससे टेस्टिंग करेंगे। अब मॉडल सिलेक्शन होगा ना। हाँ, मॉडल सिलेक्शन मतलब मॉडलिंग करेंगे आप सिंपली। हाँ, मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन हमारे मॉडल का, जो कोई मॉडल हमने बनाया है। यस, हमें क्वेश्चन था, इसमें जो क्लस्टरिंग का बताया आपने, तो हम लोग कौन सा क्लस्टरिंग यूज कर सकते हैं? लाइक अगर डेटा सेट काफी बड़ा हो तो उसमें कौन सा? ऐसे उमेश कैसे पता है क्या? हम ना एक मतलब ऐसे कि थंब रूल नहीं है कि यही क्लस्टरिंग यूज करना है। देखो अभी वेट, इवन मैं आपको यहाँ पे जो हमने देखा ना उसका इवन अप्रोच बताती हूँ कि देखो हमारे पास कौन से क्लस्टरिंग है। एक है के मींस क्लस्टरिंग। ओके, उसके बाद है हायरार्किकल। ओके, तो इसमें भी हम सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। कॉम्बिनेशंस मतलब देखो, के मींस विथ काउंट वेक्टराइजर, के मींस विथ टीएफ आईडीएफ, के मींस विथ वर्ड टू वेक। वैसे ही इसका भी के मींस विथ सॉरी हायरार्किकल विथ काउंट वेक्टराइजर, हायरार्किकल विथ टीएफ आईडीएफ, हायरार्किकल विथ वर्ड टू वेक। और जिसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा है वो कॉम्बिनेशन हम कंसिडर करेंगे। Are you getting my point? ये कॉम्बिनेशन समझा ना कि मैं क्या कह रही हूँ, कैसा कॉम्बिनेशन है ये? ओके, मैम सो बट जिसका वर्ड टू वेक तो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम के लिए यूज होता है ना, फिर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कैसे यूज करेंगे? क्लस्टरिंग में यूज नहीं कर सकते क्या? क्लस्टरिंग में क्यों नहीं यूज कर सकते हो? कर सकते हैं क्या? हाँ, क्लस्टरिंग में क्या कर रहे हैं हम, हमारे डेटा को बस हमें हमारे वर्ड टू वेक में क्या होता है, टेक्स्ट को हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपली। ओके, और उसको हमें क्लस्टर करना है, दैट्स इट। यहाँ पे हम टारगेट कॉलम बना रहे हैं हमारा, और कुछ नहीं। ओके मैम। ओके, तो मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके भी दिखाने वाली हूँ, सो यू विल गेट टू नो दैट। तो जिसका शिलॉइड स्कोर मतलब सबसे अच्छा होगा वो विजुअलाइज करेंगे विथ शिलॉइड विजुअलाइजर दैट वी हैव इन YellowBricks। ओके, सो हम वो भी विजुअलाइज करके देखेंगे। सो जो अच्छे से काम करेगा दैट विल बी आवर फाइनल क्लस्टरिंग। ओके, तो अभी कहाँ पे थे हम? यस, हमने अगर सिंपल मशीन लर्निंग का भी कुछ मॉडल ले लिया यहाँ पे, नाई बायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, XGB, GB, जो अच्छे से काम कर रहा है दैट विल बी आवर फाइनल मॉडल। ओके, फिर भी अगर इवेल्युएशन में हमें दिख रहा है कि ओके हमारे मॉडल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो हम वापस क्या करेंगे, जंप कहाँ पे करेंगे? प्री प्रोसेसिंग में। अगर यहाँ पे हमने कुछ अलग प्री प्रोसेसिंग किया है, मतलब लिमिटाइजेशन किया है, तो यहाँ पे स्टेमिंग यूज करके देखेंगे, या फिर फीचर इंजीनियरिंग में हमने अगर काउंट वेक्टराइजर यूज किया है तो TF IDF करेंगे। TF IDF अगर इससे भी मतलब ये नहीं हो रहा तो PCA यूज करेंगे, मतलब डायमेंशनल रिडक्शन करके। और जब ये सारी चीजें करने के बाद हम वापस से इवेल्युएशन मतलब मैट्रिक्स का देखेंगे, जो कोई अच्छा आ रहा है दैट विल बी आवर फाइनल मॉडल, हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद सिंपली होगा आपका डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के बाद एक चीज और रहती है जिसको कहते हैं मॉडल मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा ही बताने वाली हूँ क्योंकि ये एक्चुअली दिस इज अ रियली हेक्टिक टास्क, और ये बहुत सारे मतलब डेटा साइंटिस्ट को आती भी नहीं, मतलब सीनियर डेटा साइंटिस्ट भी इसमें मतलब स्टक होते हैं, क्योंकि मॉडल मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि एग्जैक्टली क्या रहता है मॉडल मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग।
अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास इतना ये भी नहीं है कि एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ओके, सो मैं इसका यहाँ पे आपको एट द एंड में बता दूंगी। ओके, यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है क्या? एनीवन? नो? यस? नो मैम। एक जेनरिक क्वेश्चन है, हाँ, ये 3.5 ईयर के एक्सपीरियंस में ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं एग्जैक्टली? नारायण, हम ना ये जो क्वेश्चंस है ना ऐसे जनरलाइज, वो हम एट द एंड में देखेंगे, चलेगा? क्योंकि आई नो ठीक बहुत है, सारे ठीक ऐसे है। क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे हम एट द एंड में ले लेंगे। ओके, सो ये था हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम कैसे मतलब ये करें। ओके, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बना सकते हैं? व्हाट यू थिंक? अभी मैंने आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के दिखाया। ओके, व्हाट यू थिंक अभी अब तक मतलब जो हमने सीखा है उससे और क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बना सकते हो? और क्या क्या हो सकता है? ब्रेनस्टॉर्म करो, क्योंकि कैसे देखो, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे है 120 स्टूडेंट्स। आपने अगर सारे लोगों ने एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया, सो इट्स नॉट अ गुड, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि सब लोगों ने खुद से ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे बस मतलब ये लो कि ओके ऐसे फॉलो करना है, ये सब देखो और खुद का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ। सो व्हाट यू थिंक और क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ पे बना सकते हैं? और क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकते हो आप एनएलपी के ऊपर? क्या क्या लगता है आपको? चैटबॉट हो सकता है ना मैम? चैटबॉट? नहीं नहीं नहीं, चैटबॉट नहीं हो सकता। चैटबॉट एक पूरा बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, वो नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है? मैम, विच ट्रांसलेशन? रिव्यू सेग्रीगेशन। हेलो। रिव्यू सेग्रीगेशन। स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन? मैम प्रोडक्ट एग्रीगेट कर सकते हैं क्या? जैसे किसको? नहीं उमेश, आप क्या कह रहे थे? नहीं समझा। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कह रहे हो? ना ना मैम, रिव्यूज सॉरी सॉरी, एक एक जन बात करो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उमेश, हाँ गो अहेड। मैम लेट्स सपोज एक ब्रांड के लिए कर रहे हैं, क्लाइंट ने एक ब्रांड का हमें डेटा दिया हुआ है, तो उसमें से प्रोडक्ट एग्रीगेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेग्रीगेट ऐसे कह रहे हो क्या? हाँ मैम, लेट्स सपोज बोट ब्रांड है और उसके अंदर ना काफी सारे मॉडल्स हैं उसके, और हमें उसमें सारा डेटा दे दिया है, तो उमेश प्रोडक्ट थोड़ा एग्रीगेट। मतलब आपकी आवाज इतना क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा मतलब स्टॉक लाउडली प्लीज। मैम लेट्स सपोज एक ब्रांड है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल बोट है, और उसने हमें सारा डेटा दे दिया है। बोट में काफी सारे मॉडल्स होंगे, तो वो प्रोडक्ट एग्रीगेट करके हम लोग बता सकते हैं कौन सा मॉडल बेस्ट है और कौन सा मॉडल पसंद नहीं है। I cannot say like that. I don't know. Actually उमेश ना मतलब सबको उनका आवाज लो आ रहा है या फिर मुझे आ रहा है? सबको आ रहा है मैम, सबको आ रहा है। हाँ ना, मतलब मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ये हो रहा है। उमेश एक काम करना, आप ना चैटबॉट में डाल देना, सॉरी क्या कहते हैं ये, चैट बॉक्स में डालना या फिर ग्रुप में डालना। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। ओके ओके, और क्या हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे? आकाश, आप कुछ कह रहे थे? मूवीज मूवीज रेटिंग। नहीं, ये नहीं, मतलब ये बहुत जनरलाइज, मतलब ये हम मैम
Kaggle pattern. क्यों होता है वो, उसको कैटेगरिकल फॉर्मेट में सेट कर सकते होंगे कीवर्ड्स के थ्रू। मीन्स कैसे के सपोज टू बी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज के कुछ गैजेट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज में दिखेंगे, क्लोथिंग्स के होंगे वो क्लोथिंग्स में दिखेंगे, या फिर कोई और फार्मा के होंगे कुछ प्रोडक्ट तो वो फार्मा के इसमें क्लस्टर आउट हो जाएंगे, जो उसको पर्टिकुलर कीवर्ड्स से सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा तो हो सकता है। ओके, Cluster out हो कैटेगराइज कर दिया हमने तो ओके, या वी कैन डू दैट। Ma'am, now it's audible. उमेश here. यस उमेश, यस नाउ उमेश या ऑडिबल। मैम मैं कह रहा था लेट सपोज कि क्लाइंट का एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक बोट एंड बोट इज हैविंग सो मेनी मॉडल्स, राइट? तो हम वो उसे मॉडल सेग्रीगेट करके बता सकते हैं कि कौन सा उसका मॉडल बेस्ट है, पसंद आ रहा है पब्लिक को और कौन सा नहीं। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है। या ये हो सकता है वैसे। मैम कोलगेट Okay, का हो but, सकता है ना, कोलगेट के फ्लेवर में जैसे मिंट है, मैक्स फ्रेश है, तुलसी है। कह सकते हो, बट एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि इसके लिए देखा जाए, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बता रहे हो इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है कि देखो आपने उसको बता दिया कि कौन से मॉडल अभी पॉपुलर है, तो आप क्या करोगे, आप ये चीज ईडीए से भी बता सकते हो ना उमेश, आपको इसके लिए मॉडल बनाने की क्या जरूरत है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी बता सकते हो कि आपका मतलब कौन सा मॉडल या फिर कौन सा प्रोडक्ट सबसे पॉपुलर है अभी लोगों में। इसके लिए मॉडल ओके, एंड गोल क्या होगा इसका, ये मतलब आप थोड़ा इलैबोरेट करोगे। मैम एंड गोल तो यही है कि हमें रिव्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं या निगेटिव आ रहे हैं, सो डेट लेट सपोज अगर मैं उस ब्रांड को एक्सपांशन करने का सोच रहा हूँ तो आई हैव टू पर्टिकुलर सेंटिमेंट एनालाइज करके मेरे को पता चले कि मेरा स्टैंड कहाँ करता है वो ब्रांड। ओके, ये हो सकता है, बट जो पॉपुलैरिटी का आपने कहा ना, तो वो तो एज अ मतलब ईडीए से भी हम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मॉडल बनाने की नहीं जरूरत होती, बट अभी जो आपने थोड़ा इलाबोरेट, तो उसको कह सकते हो ओके कि मैं देखूंगा कि ओके कितने कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, या फिर ओके क्लासिफिकेशन वगैरह, मतलब मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन का वगैरह यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, या यू कैन डू दैट, बट स्टिल थोड़ा मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने से पहले पूरा मतलब एंड गोल क्या होगा, क्योंकि देखो आप जो कोई प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाओगे ऑब्वियसली, तो वो एक इंडस्ट्रियल लेवल के होंगे। ओके, सो हमें पूरा सोचना पड़ता है यहाँ पे फ्लो कौन कैसा रहेगा, एंड गोल क्या है, एंड गोल से कुछ मतलब इफेक्टिव ये मिल रहा है क्या, उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। okay, then and then only go with that problem statement. okay, yes Akash। मैम साइबर बुलिंग जो रहता है उसको कमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ बना सकते हो? कैसे पता है क्या, एनएलपी के n नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन है, बट व्हाट आई एम सेइंग हियर कि आपको अभी जो नॉलेज है जो हमने सीखा है एक हफ्ते में, ओके उसके ऊपर हम क्या क्या स्टेटमेंट बना सकते हो, ये मुझे बताओ बस। मैम लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हैं ना, ना निशा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन मतलब देखो ना, अभी वेट यहाँ पे देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के ना हमारे पास एक लाइब्रेरी है यहाँ पे लैंग डिटेक्ट करके। ओके, व्हाट इट डज, ये हमें सिंपली ये सपोर्ट करती है अराउंड 50 लैंग्वेजेस को। ओके, इसको हमने डायरेक्टली दे दिया एक लैंग्वेज, और ये क्या करती है हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करती दे दी, मतलब 50 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करती है। बट आपको अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है ना, ये एक बहुत एडवांस एप्लीकेशन हो जाता है कि अगर ये 50 लैंग्वेज से बाहर कोई लैंग्वेज आ रहा है, उसके लिए अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मेनली तो आपको ट्रेनिंग डेटा बनाना पड़ता है, और यहाँ पे यूज करना पड़ता है न्यूरल नेटवर्क, उसमें ही आएगा RNN LSTM वो सारी चीजें। तो व्हाट आई सजेस्ट, अभी आप बिगिनर हो
डोंट गो इतना, ये मत जाओ कि सामने वाला इंटरव्यूअर आपको इतना कंफ्यूज कर दे कि मतलब वहां पे ये ना हो। सो जस्ट गो विथ द बेसिक एप्लीकेशंस दैट वी हैव, क्योंकि ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन हो गया, ये इतने मतलब ये एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में अप्लाई होते ही है। मैं खुद अभी सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर काम कर रही हूँ, मेरा अभी करंट जो प्रोजेक्ट है वो सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर है। ओके सो इतने एडवांस मत जाओ कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, ऐसे ही ये ले लो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ले लो। ईमेल फिल्टर्स नो इतने भी सिंपल नहीं। ओके और मैं बताती हूँ, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, ये तो ऑब्वियसली जनरलाइज्ड है बट ये होता ही है। तो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, अभी इसके ऊपर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं सब। ओके तो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन में देखो कि अगर ये अगर आपको एप्लीकेशन लेना है तो पहले तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन लोगे आप यहाँ पे। हेल्थ डोमेन लोगे, इंश्योरेंस डोमेन लोगे, बैंकिंग डोमेन लोगे, रिटेल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत सारे डोमेन्स है। और है हमारा CNG, नहीं उसको क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर इट नेम। ओके एनीवेज इतने डोमेन है हमारे पास, तो पहले हम डिसाइड करिए कि हमें कौन से डोमेन के डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाई करने हैं। ओके तो अगर हमने डिसाइड किया कि हमें जाना है इंश्योरेंस डोमेन में, ओके मैं इंश्योरेंस डोमेन के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द इंश्योरेंस डोमेन। ओके सो अभी इंश्योरेंस डोमेन में आप अगर गए, यहाँ पे आपको करना है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का मॉड्यूल। ओके सो व्हाट यू थिंक के कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस डोमेन में क्लासिफाई करने के लिए? आधार कार्ड, ओके और आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया। इंश्योरेंस हम पर्टिकुलर एक चीज के लिए निकालते हैं, अगर हमने ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस निकाला तो वो जो गाड़ी है हमारा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके इवन ये भी निकलता है कि पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल का हेल्थ क्या है, मतलब इवन हेल्थ रिपोर्ट निकलता है हमारे गाड़ी का, तो वो रिपोर्ट हो गया। ओके उसके बाद इंश्योरेंस डोमेन में ये भी रहता है, आपका सिविल स्कोर भी रहेगा यहाँ पे। कॉलम बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ये कॉलम बता रही हूँ, ये ऊपर वाले डॉक्यूमेंट थे। हाँ और POC, POC, यस वो वाला POC। ओके गॉट इट। हाँ ओके और चैसिस नंबर गाड़ी का। ओके और कुछ कर सकते हो क्या यहाँ पे आप क्लासिफाई? बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, या उसके अलावा ये क्या कह दो कि कुछ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो गए, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो हमें ये करने हैं। आरसी बुक लगेगा। ओके सो ओके इस टाइप के हमें डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करना है। तो अभी देखो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का एक फ्लो कैसे रहता है, मतलब लॉग डायग्राम कैसे रहेगा देखो। लाइसेंस भी लगेगा आई थिंक, विदाउट लाइसेंस। मैम एक्सक्यूज मी मैम, या मैम इफ यू आर स्टिल नॉट फीलिंग वेल तो आप बाद में ले लीजिए मैम क्लास, या फिर इवनिंग में ले लीजिए। नहीं निशा, आई हैव अनदर बैच इन द इवनिंग, वी कैन नॉट डू दैट, इट्स ओके, इट्स नॉट दैट इशू। ओके सो थैंक्स फॉर आस्किंग। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का मॉडल हमें बनाना है। ओके तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा बनाना पड़ेगा हमें। ट्रेनिंग डेटा कैसे बनाओगे आप? हाउ वी कैन डू दैट ट्रेनिंग डेटा?
गो अहेड, या ट्राई करो सब लोग, मैं तो बताने वाली हूँ एंड में, बट स्टिल ट्राई करो। हमारे डॉक्यूमेंट में से ये पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए अभी देखो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो अभी ये फ्लो कैसे रहेगा, डॉक्यूमेंट को पहले हमें ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? डेटा रेगुलर एक्सप्रेशन से या ऐसा कुछ यूज करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इमेज फॉर्मेट में होगा ना डेटा? यस मैम, इमेज फॉर्मेट में। इमेज हो गया, तो विद द हेल्प ऑफ PyTesseract और लाइक OpenCV जो कुछ आप यूज करो उससे हम पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, हमने कर लिया डेटा एक्सट्रैक्ट, तो अभी इम्पोर्टेंट डेटा ही हमें चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यूज क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन से हम पूरा डेटा यहाँ पे निकाल के लेंगे। ओके, ये डेटा निकालने के बाद हमारे पास आ गया 2 कॉलम्स आ गए। कंसीडर करो कि एक हो गया टेक्स्ट कॉलम और दूसरा आ गया लेबल। लेबल में देखो यहाँ पे हो गया मेरा आधार कार्ड का टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, और यहाँ पे आ गया मेरा अगर मैंने इसको लेबल दे दिया कुछ हो गया आधार, ऐसे कुछ। उसके बाद और कुछ ले लिया पैन कार्ड, उसका आ गया पैन। ओके, तो ये सारी चीजें। ओके, इसमें ऐसे हमने लेबल डेटा बना लिया। ओके, ट्रेनिंग डेटा बना लिया। ट्रेनिंग डेटा बनाने के बाद एक्चुअली इसका एंड गोल क्या है, मतलब कस्टमर इसको कैसे यूज करेगा? कोई सोच सकता है कि कस्टमर इसको कैसे यूज करेगा डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन को? डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का एंड गोल क्या होगा? It's like he will be get to know that particular PAN card starts from this other cards. Other card this syntax means like other card number is like this classification. So while entering where we want customer to input his credentials, if he enter wrong in other card box, just like checkbox, so it will be given that you are entering the wrong thing like this. ओके, ये कह सकते हो, बट मेन एंड गोल क्या रहता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, कस्टमर है हमारा, कस्टमर मतलब अभी हमारा जो क्लाइंट है। ओके, अगर हमने एक इंश्योरेंस डोमेन का क्लाइंट है, उसके लिए हम ये डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का मॉडल बना रहे हैं। ओके, तो हमारा फ्लो कैसे रहता है, कस्टमर क्या करेगा, पहले उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। ओके, आधार कार्ड किया उसने, और क्या, पैन कार्ड किया उसने, और कुछ तो लाइक जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो उसने अपलोड कर दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहले से ही मॉडल बना के रखा है आप। ओके, तो ये क्या होगा, मॉडल में चेक होगा कि ओके ये पहले OpenCV से या फिर क्या कहते हैं PyTesseract से जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा कुछ तो डेटा। ओके, और ये जो मेरा डेटा आ गया अभी आधार कार्ड का आ गया, then we will say okay this is Aadhaar card and that will be saved in our database. Okay, ऐसे कुछ तो मॉडल बनेगा हमारा। उसके बाद पैन कार्ड क्या आ गया, then it will be predict okay ये है पैन कार्ड and it will be saved in our database. Okay, आप ऐसे सोच सकते हो कि हमने अगर उनको पहले से बता दिया ओके कि ये पैन कार्ड का यही सब सेक्शन में करना है, बट स्टिल देर आर चांसेस कि बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि पैन कार्ड के इसमें आधार कार्ड डाल देंगे, आधार कार्ड के इसमें पैन कार्ड डाल देंगे, सो इट इज हार्ड टू क्लासिफाई दैट डेटा। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम वो डेटा लेंगे पहले इनपुट में, उसको प्रेडिक्ट करेंगे ओके ये जो इनपुट में आया है डेटा वो क्या है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो कुछ है, और उसके हिसाब से वो डेटा लेके हम डाल देंगे हमारे डेटाबेस में। मतलब ये पर्टिकुलर बंदे की इंफॉर्मेशन हो गई सेफ। गॉट इट? समझा क्या? क्योंकि हम यहाँ पे इमेज मैडम में वो क्लासिफाई कर वैलिडेशन रहे हैं ना। कैसे होगा?
वैलिडेशन कैसे मैंने होगा, मतलब आधार कार्ड जहाँ पे ब्राउज करके आधार कार्ड डालना है वहां पे सपोज कस्टमर ने गलती से पैन कार्ड अपलोड कर दिया, हाँ नाउ हम लोग वो इमेज फॉर्मेट में वो प्रोसेस करके निकाला, तो वैलिडेशन कहाँ पे करेंगे हम? वो तो रॉन्ग हमारे है ना मॉडल इसका? नहीं, कैसे रॉन्ग है? मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करोगे और उसके अंदर ये टेक्स्ट डेटा आपने डाल दिया ये डेटा का, तो ऑब्वियसली हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करते टाइम करेगा। उसने अगर आधार कार्ड के सेक्शन में डाला है पैन कार्ड, बट हमारे मॉडल को तो पता है ना कि पैन कार्ड का पैटर्न कैसे रहता है, तो मॉडल ऑब्वियसली प्रेडिक्ट करेगा ओके ये है पैन कार्ड। समझा? ओके। ओके मतलब हमारे कस्टमर से भी गलती हुई तो मॉडल से गलती थोड़ी होगी, क्योंकि उसको तो हमने पहले से ट्रेन करके रखा है डेटा के ऊपर। समझा या नहीं समझा? या अभी भी कंफ्यूजन हाँ है? समझा मैम, समझा समझा। ओके तो आई थिंक ये दो कर सकते हो। इसके अलावा अभी देखो और क्या बना सकते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने इंश्योरेंस डोमेन देखा, आप बैंकिंग डोमेन का भी डाल सकते हो। बैंकिंग डोमेन है और उसके हम डॉक्यूमेंट क्लासिफाई कर रहे हैं, या फिर हेल्थ डोमेन में रिपोर्ट्स वगैरह है। हेल्थ डोमेन का थोड़ा देखते हैं हम। हेल्थ डोमेन की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। हेल्थ डोमेन में हमारे यहाँ पे नहीं, बट यूएस में वगैरह अगर आपका यूएस का क्लाइंट होगा तो हेल्थ डोमेन में जब वो लाइक इवन उनका मतलब सिंपल सा ऑपरेशन भी होता है, तो सारी चीजों के ऊपर उन्होंने इंश्योरेंस बना के रखा होता है। ओके तो उनको इवन वो इंश्योरेंस के पैसे मिलने के लिए उनको वहां पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ओके तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही उनको उनका लाइक इंश्योरेंस का मतलब ये मिलता है, क्या कहते हैं जो कुछ अमाउंट होगा वो मिलता है। ओके तो वहां पे देखो हेल्थ डोमेन में वो पहले क्या करेंगे, उनके जो इंश्योरेंस के ये होंगे, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन किया है या फिर जो कोई डॉक्यूमेंट होंगे कि ओके इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उसके लिए जो कुछ उनका वैलिड डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड करेंगे। उसके बाद हेल्थ का रिसिप्ट जो होगा कि हो गई इतने इतने पैसे लगे हैं हेल्थ मतलब चेकअप करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, वो सारी चीजें। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, ये सारी चीजें वो अपलोड करेंगे और वहां पे होगा हमारा डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। और उसके बाद ही डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन होने के बाद वो वहां पे होता है वेरिफिकेशन कि ओके ये जो हेल्थ रिसिप्ट आया है वो वैलिड है या नहीं, और उसके बाद ही वो पर्टिकुलर मतलब वो बंदे को पैसे मिलते हैं। ओके तो हेल्थ डोमेन में आप कह सकते हो कि इस टाइप का डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन हो सकता है। मतलब ये मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ यहाँ पे। समझा क्या सबको या नहीं? यस मैम एक ओके क्वेश्चन मतलब था। हाँ हाँ ये जो इसके लिए एनएल ये क्लासिफिकेशन के लिए एनएलपी की कोई नहीं है ना, हम पाइथन प्रोग्राम करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट अलग होता है, मतलब जो नंबर रहता है, इंश्योरेंस का नंबर है, हेल्थ रिसीट्स। रेगुलर एक्सप्रेशन से आप कर सकते हो बस मतलब कहाँ तक कर सकते हो कि आधार कार्ड का हो गया या फिर पैन कार्ड का हो गया। हाँ बस इसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना वो वहां पे नहीं कर सकते आप। एक मतलब कंस्ट्रेंट आता ही है कि जहाँ पे आपको एनएलपी यूज करना पड़ता है। ओके ओके तो ये थे आपके दो तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसके अलावा भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं आपको ये कर दूंगी मतलब ग्रुप में डाल दूंगी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि जिससे आप एक आध प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा पाओगे और उसके रिलेटेड खुद का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना पाओगे। ओके तो अभी
we will start to implement one of the problem statement that we have. जैसे कि अब हम ये करेंगे, मतलब जो हमने पहला देखा था ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। तो अभी हर एक चीज के ऊपर, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद डेटा एक्सट्रैक्शन, तो डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Just a moment. Okay, so okay, is it up? सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes. Just a moment. Oh, sorry. Okay, so we will start with the problem statement. प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने देख लिया था। यहाँ पे जो पहले हमने देखा था कि हमारा क्लाइंट है जिसको देखना है कि कस्टमर कितने सेटिस्फाई है, अगर नहीं है तो रूट कॉज एनालिसिस क्या है। ओके, सो guys just give me a 5 minutes. What we can do, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं क्या? मैं थोड़ा फ्रेश भी हो जाती हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा आज। इज इट फाइन? ओके मैम। यस मैम।